गुड इवनिंग एवरीवन। फोकस कोचिंग सेंटर नौर के डिजिटल चैनल पर मैं कपिल बुडानिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग अपनों ने बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो सिलेबस है उसके बारे में अपनों ने डिस्कशन की थी। जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये थर्ड सेमेस्टर की क्लास आज अपने एम्ब्रियोलॉजी एंजियोस्पर्म ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बारे में आज अपने स्टडी करेंगे। यानी कि इस यूनिट में क्या है इसका इंट्रोडक्शन आज अपने पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपनों ने इस यूनिट के बारे में जो सिलेबस के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली थी। ये यूनिट थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी के अंदर 5th यूनिट है। तो इसके अंदर अपने देखेंगे सिलेबस के अंदर क्या ऐड किया गया है। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है यूनिट 5 है। यूनिट कौन सी होगी? 5th यूनिट होगी। और 5th यूनिट में अपने देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। यानी कि थर्ड सेमेस्टर में कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट में। क्योंकि इससे पहले आपने सेकंड सेमेस्टर में जिम्नोस्पर्म तक कंप्लीट स्टडी कर ली थी। जिम्नोस्पर्म यानी अपनों ने फर्स्ट सेमेस्टर आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए। आपको मैंने ये बताया था शुरुआत में कि ये जो पार्ट है वो क्लासिकल बॉटनी का पार्ट है। आपने शुरुआत में पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में क्लासिकल बॉटनी का पार्ट एल्गी से लेकर शुरू किया था और जिम्नोस्पर्म तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आपके थर्ड सेमेस्टर में जो सिलेबस है वो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। अब जितने पार्ट है जैसे इसमें क्या है एनाटॉमी है, आपको बताया था एनाटॉमी भी एंजियोस्पर्म से संबंधित है। और एम्ब्रियोलॉजी यानी कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपने बात करेंगे। तो ये जो यूनिट ऐड की गई है ये एम्ब्रियोलॉजी की यूनिट है। यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में एम्ब्रियोलॉजी किस प्रकार का कौन कौन से टॉपिक रहेंगे उसके बारे में अपने को डिटेल से अध्ययन करना है इस यूनिट में। तो यूनिट का नाम है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसमें सबसे पहले अपने देखेंगे एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोलॉजी होती क्या है। एम्ब्रियोलॉजी होती क्या है आपको बता दिया गया। एम्ब्रियोलॉजी क्या है यानी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है अपने किसके बारे में बात करें, एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? एंजियोस्पर्म प्लांट में। एंजियोस्पर्म प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी कंप्लीट प्रोसेस किसके अंतर्गत अपने स्टडी करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अध्ययन करेंगे। स्टडी का बिंदु क्या रहेगा? एम्ब्रियोलॉजी। और इसमें क्या है पढ़ना पड़ेगा अपने को? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपने को जानना पड़ेगा। तो एम्ब्रियोलॉजी है क्या? साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें क्या है पोलन ग्रेन फ्लोवर के क्या बनेगा? पहले फ्लोवर बनेगा। फ्लोवर के अंदर आप स्ट्रक्चर सभी जानते ही होंगे। फ्लोवर की स्ट्रक्चर उसमें पोलन ग्रेन हो गया यानी कि या एंथर या फिर अपने बात करें ओव्यूल और इसके बाद में माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। इसके बाद में अपने बात करें माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, मेगास्पोरोजिनेसिस और मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट। इनके क्या है इनके डेवलपमेंट की क्या की जाए? स्टडी की जाए। इनकी क्या की जाए? स्टडी की जाए। तो ऐसी ब्रांच को क्या बोला जाएगा? ऐसी ब्रांच को क्या बोला जाएगा? एम्ब्रियोलॉजी। ऐसी ब्रांच को क्या बोला जाएगा? एम्ब्रियोलॉजी बोला जाएगा। ऐसी ब्रांच को क्या बोला जाएगा? एम्ब्रियोलॉजी बोला जाएगा। ऐसी ब्रांच को क्या बोलेंगे अपने? एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। तो ध्यान से देखोगे एंजियोस्पर्म प्लांट से संबंधित है। तो इसमें क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपने को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इसमें भी क्या है अगर आप डेफिनेशन बता रहे हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाली घटनाएं या जो इवेंट्स होंगे उनके डेवलपमेंट, उनका फॉर्मेशन किस प्रकार हो रहा है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है,
इसके बारे में आप क्या है डेवलपमेंटिंग प्रोसेस की स्टडी करोगे। तो ऐसी ब्रांच, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें क्या है एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स यानी जिन्हें हम क्या बोलते हैं परिघटनाएं और इनके डेवलपमेंट के बारे में परिवर्धन की स्टडी की जाए, ऐसी ब्रांच को क्या बोला जाएगा एम्ब्रियोलॉजी बोला जाएगा। क्या कहा जाएगा एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हो गई है, एंथर की स्ट्रक्चर हो गई, ओव्यूल इनकी स्ट्रक्चर हो गई है, मेल व फीमेल गेमेटोफाइट के अंतर्गत आने वाले सभी स्ट्रक्चर यानी फ्लावर की कंप्लीट स्ट्रक्चर। और इसके साथ में क्या है ओव्यूल का डेवलपमेंट हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, लघु बीजाणु जनन एंड गुरु बीजाणु जनन इनके बारे में। और इसके बाद में क्या है मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट कि आपने क्या करें स्टडी करें। तो ऐसी ब्रांच को क्या बोला जाएगा एम्ब्रियोलॉजी बोला जाएगा। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, और इसके बाद में पार्थेनोजेनेसिस जैसी परिघटनाओं के बारे में भी अपने इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव संबंधित एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने इवेंट होते हैं वो किसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, वो उन घटनाओं को किसके अंतर्गत देखेंगे अपने एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। आपको दो की फैक्टर याद रखने हैं एम्ब्रियोलॉजी में। एक तो आप याद रखोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट एंड डेवलपमेंट, दो चीज याद रखना। एक तो क्या है इवेंट्स एंजियोस्पर्म प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग इवेंट्स होंगी, परिघटनाएं जिसे बोलते हैं, और एक आप याद रखना डेवलपमेंट। एक आप याद क्या रखोगे डेवलपमेंट याद रखोगे। क्या याद रखना है आपको डेवलपमेंट, यानी कि परिघटनाएं इवेंट्स और डेवलपमेंट यानी परिवर्तन क्या अध्ययन की स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में की जाएगी। क्योंकि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अपने किसकी बात करेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, और आपके सिलेबस में किसके सिलेबस दिया गया एंजियोस्पर्म का। तो अपना सिलेबस की यूनिट का जो नाम आपने अभी देखा है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये अपने शुरू कर रहे हैं। तो डेफिनेशन सभी को पता चल गई होगी। इवेंट्स एंड डेवलपमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब इवेंट और डेवलपमेंट की जब स्टडी की जाए तो इसे क्या बोला जाएगा एम्ब्रियोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपने, देखो इंट्रोडक्शन एम्ब्रियोलॉजी का। अगर अपने इंट्रोडक्शन देखें, आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में ये पूछा जाएगा कि अपनों ने शुरू कहाँ से किया था। तो देखो शुरुआत में आपको ध्यान देना होगा स्पर्मेटोफाइट। आज के टाइम में, वर्तमान टाइम में, मॉडर्न एरा में सबसे एडवांस प्लांट क्या है स्पर्मेटोफाइट्स है। स्पर्मेटोफाइट्स वे प्लांट होते हैं जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोफाइट्स क्या होंगे वे प्लांट्स जिनमें क्या है सीड का फॉर्मेशन होता है, और इन्हें क्या बोला जाएगा स्पर्मेटोफाइट्स। ऐसे प्लांट जिसमें सीड का फॉर्मेशन होने होगा उसे क्या बोला जाएगा स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये अपने देख रहे हैं बेंथम मुकुर के अकॉर्डिंग। इससे पहले आपने यूनिट पढ़ी होगी टेक्सोनोमी की, और टेक्सोनोमी में आपने बेंथम मुकुर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो स्पर्मेटोफाइट्स को उन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया था जिम्नोस्पर्म है एंजियोस्पर्म में। तो स्पर्मेटोफाइट्स में उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। स्पर्मेटोफाइट्स कौन से प्लांट हैं जिनमें क्या होता है सीड का फॉर्मेशन होता है, वे प्लांट्स क्या कहलाएंगे स्पर्मेटोफाइट्स। और इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब देखो स्पर्मेटोफाइट्स में वे प्लांट या ऐसे सीड जिसके ऊपर किसका फॉर्मेशन ना हो किसका इंटेग्यूमेंट के रूप में, यानी कि क्या हो सीड पूरे चारों तरफ से कवर ना हो अध्यावरण, या जिसे अपने क्या बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। तो ऐसे प्लांट जिसमें क्या हो इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन ना हो उन्हें क्या बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब नेक टाइप के क्या हो सीड हो जिसके ऊपर कोई कवर ना हो, तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाएंगे जिम्नोस्पर्म। क्या कहलाएंगे जिम्नोस्पर्म। जबकि ऐसे प्लांट्स जिसमें क्या होता है सीड के ऊपर क्या बन जाता है कवर बन जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे एंजियोस्पर्म। आवरण पाए जाए, ये आवरण इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा बनता है। तो इसे
प्लांट्स को क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। ये क्लासिफिकेशन आप जो पढ़ रहे हो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसको पहले अपने डिटेल से पढ़ लिया है, यानी टेक्सोनोमी वाली यूनिट में जब अपने शुरू की थी टेक्सोनोमी में एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में अंतर, तो वहां पे अपनों ने एनाटॉमी में भी इसे बहुत अच्छे से अपनों ने पढ़ लिया है। तो इस यूनिट में आप देखोगे जिम्नोस्पर्म, आप डायरेक्टली यहाँ पे इतना ही याद रखना है जिम्नोस्पर्म कैसे प्लांट होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, सीड जो बनेंगे वो क्या होंगे? नेक टाइप के होंगे। जिम्नो मतलब नेक टाइप के सीड, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी प्रकार का कवर नहीं होगा, जबकि एंजियोस्पर्म में क्या है? सीड के ऊपर क्या पाया जाएगा? कवर पाया जाएगा। तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाएंगे? एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहलाएंगे। अब अपने सिलेबस में किनके रिप्रोडक्शन के बारे में दिया गया सिलेबस? एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोलॉजी दी गई है। किसमें दी गई है? एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोलॉजी। अपने सिलेबस में किससे संबंधित एम्ब्रियोलॉजी है? एंजियोस्पर्म से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म के बारे में आपने रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस कौन से सेमेस्टर में पढ़ ली थी? सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें एक टर्मिनोलॉजी आपसे ए सेक्शन के अंदर पूछ ली जाती है कि एम्ब्रियोफाइटा क्या होता है? एम्ब्रियोफाइटा क्या होते हैं? एम्ब्रियोफाइटा क्या होंगे? ऐसे प्लांट जिनमें क्या होंगे? रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, रिप्रोडक्शन के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो। किसका फॉर्मेशन हो? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो या एम्ब्रियो का निर्माण हो, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोफाइटा कहा जाएगा। ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाएगा? एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस प्रकार होगा? जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग किसका निर्माण होगा? एक तो क्या होगा? मेल गेमिट बनेगा। भी कौन से गेमिट बनेंगे? मेल गेमिट्स बनेंगे। एक तो क्या बनेंगे? मेल गेमिट बनेगा। एक क्या बनेगा? एन टाइप का फीमेल गेमिट। एक क्या बनेगा? फीमेल गेमिट्स बनेगा। एक क्या बनेगा? फीमेल गेमिट्स। एन और एन टाइप के, इन दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा। इन दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। और 2n स्ट्रक्चर के रूप में क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में इसमें बाद में क्या होगा? इसमें डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट में डिवीजन होने के बाद में किसका निर्माण होगा? एम्ब्रियो का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। डिवीजन होने के बाद जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो जहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोफाइटा कहा जाएगा। ऐसे प्लांट को क्या कहा जाएगा? एम्ब्रियोफाइटा कहा जाएगा। देखो एम्ब्रियोफाइटा की शुरुआत, एम्ब्रियोफाइटा प्लांट्स की शुरुआत कहां से हो गई थी? ब्रायोफाइट से शुरू हो गए थे। एम्ब्रियोफाइट्स कहां से शुरू हो गए थे? आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा ब्रायोफाइट्स। जब इनिशियल फेज में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, एल्गी और फंजाई के बाद में जो कंडीशन आई थी डेवलपमेंट क्लासिकल बॉटनी में, किसके बारे में? ब्रायोफाइट्स। तो वहां पे जाइगोट में क्या होने लगे थे? डिवीजन होने शुरू हो गए। तो उसके बाद ब्रायोफाइट्स के बाद में क्या होने लगे थे? डिवीजन होने शुरू हो गए थे। और इस प्रकार डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होना शुरू हो गया था इनिशियल फेज में। और ऐसे आगे से आगे, जैसे टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद में एंजियोस्पर्म में ये डिवीजन होते गए और एडवांस प्रकार का एम्ब्रियो बनने लगा। तो ब्रायोफाइट से किसकी शुरुआत हो जाती है? एम्ब्रियोफाइटा की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाती है? एम्ब्रियो की। तो आपको ये पूछा जा सकता है शुरुआत कहां से हो जाती है एम्ब्रियोफाइटा प्लांट्स की? तो कहां से हो जाएगी? ब्रायोफाइट से इसकी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। कहां से शुरुआत हो जाएगी? ब्रायोफाइट से इसकी क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एम्ब्रियोफाइटा क्या है? यानी कि जिसमें क्या, किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो। ठीक है, इसके बारे में, इसके बाद में ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया है। इसके बाद में अपने एक टॉपिक लगेगा जिसमें आपके सिलेबस में इसको बी सेक्शन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये टॉपिक रहेगा अपना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी।
आपसे ये पूछा जाएगा एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन का क्षेत्र क्या है या इसके स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, अध्ययन का यानी कि स्टडी के केंद्र किस प्रकार इसकी स्टडी की जाएगी, या इसका अध्ययन केंद्र कैसे होता है, या इसका स्कोप क्या है। आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, स्कोप क्या है, इसका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी है, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी है वो कितने भागों में बांटी गई है, 3 भागों में। स्कोप का मीनिंग क्या होता है, अध्ययन के क्षेत्र, स्टडी का बेस क्या रहे हैं। शुरुआत में यानी एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच जब से आई है उसके बाद में उसमें किस प्रकार डिवीजन हुए, किस प्रकार उसका स्टडी का केंद्र हुआ, कैसे वो स्टडी के करेक्टरिस्टिक, कौन से करेक्टरिस्टिक के बेस पर, कौन से लक्षणों के आधार पर उसकी स्टडी की गई है, वो सारी क्या कहलाएगी, उसका स्कोप कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, उसका स्कोप कहलाएगी। क्योंकि अध्ययन का कैसा टाइप रहा है, स्टडी के आधार पर रिसर्च का कैसे टाइप रहा है, उसको अपने कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाएगा, 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तो इसमें देखेंगे अपने स्कोप में, स्कोप मतलब स्टडी के पॉइंट क्या रहे हैं, स्टडी के पॉइंट यानी किस अकॉर्डिंग इसकी स्टडी की गई है। ठीक है, तो स्कोप में देखोगे, स्कोप के आधार पर इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, पहला टाइप कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। दूसरा है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी और तीसरा पार्ट है इसका एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, पहला कौन सा है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव, दूसरा कौन सा है कंपैरेटिव और तीसरा कौन सा है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। तो आपसे पेपर में 20 सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स का कि स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी क्या है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि एम्ब्रियोलॉजी के स्टडी के पॉइंट क्या रहेंगे, 3 रहेंगे। पहला है कौन सा डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा कौन सा होगा एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले अपने देखेंगे डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। तो देखो इसकी शुरुआत देखो, सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी की जब शुरुआत हुई थी ब्रांच की, तब जब स्टडी का केंद्र रहा था, सेंटर रहा था, वो क्या था, किसके बारे में था, फ्लोर की स्ट्रक्चर में होने वाले डेवलपमेंटिक स्ट्रक्चर की क्या करनी होती है, स्टडी करना। वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। वो क्या कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। तो देखेंगे अपने स्टडी पीरियड कौन सा रहा है। देखो शुरुआत कब हुई थी, 19वीं सदी यानी 19 स्टडी 19वीं सदी से और 20वीं सदी 20th सेंचुरी के इनिशियल पीरियड में, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में 19वीं सदी और 20वीं सदी की प्रारंभिक अवस्था में इसका क्या है, अध्ययन का केंद्र रहा है। स्टडी पीरियड कब रहा है, 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभिक काल जिसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रारंभिक काल, इनिशियल पीरियड, इनिशिएशन पीरियड। प्रारंभिक काल में इसका क्या रहा है, अध्ययन का केंद्र रहा है। इसमें डिस्क्रिप्टिव में क्या है, इसमें आप क्या है डिस्क्रिप्टिव टाइप से, जिस प्रकार आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव किसी भी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है आपको। डिस्क्रिप्टिव किस टर्म से बना है, डिस्क्राइब से बना है। किससे बनेगा, डिस्क्राइब से। किससे बना है भी, डिस्क्राइब से, जिसका मतलब किसी स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब एक तो किसमें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपने बात करें, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद में जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, इसके बाद क्या हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके बाद में ओवल की स्ट्रक्चर हो गई है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एंड इसके बाद में एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। इनकी क्या है, एक तो स्ट्रक्चर को जानना, इन सभी की क्या जानना, स्ट्रक्चर के बारे में जानना, इनकी क्या जानना, स्ट्रक्चर जानना, और इनके बारे में क्या है, डेवलपमेंट के बारे में जानना। इनके बारे में क्या है,
डेवलपमेंट के बारे में जानना है। इनके बारे में, किसके बारे में जानना? डेवलपमेंट, इनके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना, डिटेल से इसके डेवलपमेंट की स्टडी करना। एक तो क्या ध्यान रखना है? संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में, एक तो किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में, और एक इसके में डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना। क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। स्कोप में पूछे पहला पार्ट डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया डिस्क्राइब करना, यानी उसको एक्सप्लेन करना। तो डिस्क्राइब जब आप कर रहे हो तो उसको एनाटॉमिकल लेवल में लेकर, एनाटॉमिकल लेवल पे भी, और उसको आगे डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है। मान लो एक सेल है, यानी कि रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक जाइगोट बना, मेल व फीमेल गेमिट्स के द्वारा फ्यूजन के द्वारा क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। मेल एंड फीमेल गेमिट्स के फ्यूजन के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो गया? जाइगोट का। और जाइगोट के बाद में आगे क्या है? डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट होने के बाद में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो का जब ये फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके दौरान जो इवेंट्स बन रहे हैं, यानी चेंजेज आ रही है प्रावस्था, उसे क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? इसमें जो बनने वाली, चेंज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रही है, उन्हें वेरियस क्या दिए जाएंगे? नेम दिए जाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आप स्टडी करोगे, वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? इसकी डेवलपमेंट और इसकी स्ट्रक्चर, ये क्या किसके अंतर्गत आएंगे? डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी में आएंगे। किस में आएंगे? डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी में आएंगे। इसका एरा है, पीरियड कौन सा रहा है? 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के इनिशिएशन पीरियड में, प्रारंभिक अवस्था में इसका क्या रहा है? एरा रहा है। यानी कि स्टडी का पॉइंट कब रहा है? कब इसमें स्टडी की गई थी? कौन से काल में, कौन से टाइम में इस प्रकार की स्टडी चलती थी? तो उसमें चलती थी 19वीं से 20वीं सदी के प्रारंभिक फेज में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपने देखेंगे इसमें डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी के बाद में कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, एक चीज और ध्यान रखना अभी इसमें, डिस्क्रिप्टिव में आप ध्यान रखोगे फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? इसमें किसकी स्टडी की जाएगी? फंडामेंटल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाएगी। ये एक की पॉइंट और ध्यान रखना, डिस्क्रिप्टिव में किसकी स्टडी की जाएगी? फंडामेंटल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाएगी। फंडामेंटल का मतलब हो गया इसमें आने वाली वेरियस जो स्ट्रक्चर बन रही है, आधारभूत संरचनाएं हिंदी में बोलते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के दौरान आने वाले आधारभूत संरचना या बनने वाले आधारभूत संरचना में इसके परिवर्तन का अध्ययन किस में किया जाता है? डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी में किया जाएगा। ये की पॉइंट भी रहेगा इसका। ठीक है, इसके बाद में अपने देखेंगे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी पीरियड कौन सा रहेगा? स्टडी पीरियड इसमें 1931 से लेकर 1966 तक, ये इस टाइम पीरियड के अंतर्गत इस प्रकार की स्टडी का क्या रहा है? पीरियड रहा है। इस दौरान इसकी क्या की गई है? स्टडी की गई। इस दौरान इसमें मैक्सिमम क्या की गई है? खोज के बारे में बताया गया है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, इसमें मेन साइंटिस्ट कौन थे? साइंटिस्ट के नेम क्या थे? स्नारफ थे, जैसे पंचानन महेश्वरी थे, जोहरी थे, डेविस थे। ये क्या है? इसमें साइंटिस्ट थे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? स्नारफ थे, महेश्वरी थे, जोहरी थे, ये डेविस थे। इनके नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि पंचानन महेश्वरी कहाँ से संबंधित है? इंडिया से संबंधित है, और डीयू यूनिवर्सिटी में इन्होंने काफी क्या किया गया? वर्क किया है। तो उसके अकॉर्डिंग इनका नाम, और इनके साथ आने वाले साइंटिस्ट हैं, जैसे डेविस हो गई, ये साइंटिस्ट है, इनका नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी में क्या है? ईयर कौन सा? 1931 से लेकर 1966 के बीच में, मध्य के टाइम में इसमें क्या है? इसका जो गोल्डन एरा इसे बोला जाता है। किसका? कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी का। इसमें आप किसके बेस पे स्टडी करते हो? इसमें आप स्टडी करते हो टेक्सोनोमिकल बेस पर इसकी क्या कर रहे हो? स्टडी करते हो। टेक्सोनोमिकल बेस पर आप क्या करते हो? इसमें स्टडी करते हो। किसके बेस पे स्टडी करते हो? टेक्सोनोमिकल बेस पर। टेक्सोनोमिकल बेस पर आप इसमें स्टडी करते हो। ध्यान रखोगे जब कंपैरेटिव स्टडी है वो किसके बेस पर? टेक्सोनोमी के बेस पर। टेक्सोनोमी के बेस पर, और टेक्सोनोमी में भी कैरेक्टरिस्टिक कौन से लोगे आप? मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लोगे? हमेशा ध्यान रखना है आपको, टेक्सोनोमी जब आप पढ़ोगे तो किस पे कैरेक्टरिस्टिक बेस रहेंगे? मोर्फोलॉजिकल।
देखो वहां पर पहले वाले में डिस्क्रिप्टिव में आप एनाटॉमिकल और मोर्फोलॉजिकल दोनों का यूज कर रहे थे, यहाँ पे आप मोर्फोलॉजिकल स्टडी ओनली क्या है मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का ही ध्यान रखोगे और इसमें क्या करोगे कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएं मोर्फोलॉजिकल, जैसे एक प्लांट है, मोर्फोलॉजिकल का मतलब एक प्लांट है, ठीक है, एक क्या है छोटा प्लांट है, साकिया पादप है। इसमें देखो दो प्लांट मैंने ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में। इसकी लंबाई क्या है आपने देखा, देखने पर जो कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई दे, आंखों से बाह्य संरचना दिखाई दे, वो क्या होती है मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे इस प्लांट में आप देख सकते हो इसकी हाइट ज्यादा है कंपेरेटिव इसकी तुलना में इसकी हाइट ज्यादा है। इस प्रकार आप क्या करते हो तुलना करते हो, क्या करते हो तुलना करते हो, कंपेरेटिव करते हैं। इसमें क्या होती है कंपेरिजन होता है एक से दूसरे का, ठीक है, एक से दूसरे का क्या होता है कंपैरिजन होता है। अगर ऐसा केंद्र रहे स्टडी का टेक्सोनोमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, टेक्सोनोमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर अगर स्टडी का क्या रहे पॉइंट रहे, तो उस प्रकार के एम्ब्रियोलॉजी को क्या बोलेंगे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। और कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के द्वारा ही आप क्या किसके बारे में अध्ययन करते हो, किसके बारे में वेरियस टाइप में, जैसे एंडोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हो या ओव्यूल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हो या कोई अदर स्ट्रक्चर के बारे में आप इसमें पढ़ रहे हो, वो सारी किस में आएगी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में आएगी। जब आप किसी की तुलनात्मक रूप से स्टडी कर रहे हो तो क्या कहलाएगी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। आपको ध्यान क्या रखना है, इसके की पॉइंट क्या होंगे, इसके की पॉइंट क्या होंगे भी कंपैरेटिव स्टडी के। एक तो स्टडी का पॉइंट क्या रहेगा टेक्सोनोमिकल, एक तो क्या है टेक्सोनोमिकल क्या रहेंगे कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखने हैं। एक इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा कंपेयर होगा, क्या होगा कंपेयर होगा, तुलना होगी, एक दूसरे से क्या होगी तुलना होगी। जैसे आपके मार्क्स होते हैं, आपको दूसरे स्टूडेंट के साथ तुलनात्मक रूप से किसी बच्चे के ज्यादा नंबर आ रहे हैं, जैसे आपके घर में रिजल्ट आता है, रिजल्ट के दौरान आपसे तुलना होती है कि दूसरे बच्चे के कितने नंबर आए, इसके बेस पर तुलना हो रही है ना, एक से दूसरे की तुलना की जा रही है। वैसे ही यहाँ पे क्या होती है तुलना होती है टेक्सोनोमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, या ये टेक्सोनोमिकल कैरेक्टरिस्टिक किस पे बेस पे आधारित होंगे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर। किस पे बेस्ड होंगे मोर्फोलॉजिकल, किस पे बेस्ड होंगे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जब किसी एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी किसके बेस पे की जाए मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, और उसमें कंपेयर करके स्टडी की जाए तो क्या कहलाएगी कंपैरेटिव स्टडी। और इसका एरा आपको अभी बताया था कौन सी युग में इसकी स्टडी की गई है, कौन से युग में इसकी स्टडी की गई है सन 1931 से लेकर कहां तक की गई है 1966 के बीच में। इस पीरियड के अंदर इसका गोल्डन एरा माना जाता है। स्नार्फ हो गए, मेसरी हो गए, और इसके अलावा कौन से साइंटिस्ट है जोरी हो गया, डेविस हो गए, ये सारे साइंटिस्ट इन्होंने कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी का यूज करते हुए एम्ब्रियोलॉजी के क्षेत्र में काफी अच्छा रिसर्च शो किया था या इन्होंने प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट टाइप का अपने पार्ट देखेंगे, तीसरे प्रकार का जो पार्ट है वो देखेंगे, वो है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी से आप क्या समझते हो, जब एम्ब्रियोलॉजी का स्टडी का पॉइंट, एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी का पॉइंट किसके बेस पे हो एक्सपेरिमेंट के बेस पे रहे, एक्सपेरिमेंट के बेस पे रहे, तो उस प्रकार की एम्ब्रियोलॉजी को क्या बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी बोला जाएगा। जैसे एम्ब्रियोलॉजी में फिजियोलॉजी, इसमें क्या हो गया प्लांट्स की फिजियोलॉजी, और इसके बाद में फिजियोलॉजी, और इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस अपने किसी ऑर्गेनिज्म, किसी एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में उनमें होने वाले हार्मोनल चेंज या उसकी स्ट्रक्चर में बदलाव को क्या है एक्सपेरिमेंटल बेस पर स्टडी का पॉइंट रखते हुए उसकी स्टडी की जाए, तो उस प्रकार की एम्ब्रियोलॉजी को क्या बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी पीरियड रहेगा मिड फेज ऑफ
20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी का जो मध्य युग है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन का गोल्डन एरा, या इसे क्या बोलते हैं, स्वर्णिम युग बोला जाता है, स्वर्ण काल इसे बोला जाता है। 20वीं सदी का मध्य के दौरान इसको क्या बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का स्वर्ण काल बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या की जाती है, अगर एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। इसमें जैसे किसी भी, जैसे आप कोई सेल ले रहे हो, पोलन ग्रेन, एग्जाम्पल के रूप में आप क्या ले रहे हो, पोलन ग्रेन ले रहे हो, मान लो यहां देखते हैं अपने, आप क्या ले रहे हो, पोलन ग्रेन। आप क्या ले रहे हो, यहां पे पोलन ग्रेन ले रहे हो, या इसके बाद आप क्या ले रहे हो, ओवरी का कोई पार्ट ले रहे हो। अगर इनका पार्ट लेते हुए आपने क्या किया, इनका यूज करते हुए प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर यानी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आपने इनका यूज करते हुए हैप्लॉइड प्रकार का, हैप्लॉइड टाइप का आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या बना दिया, न्यू प्लांट बना दिया। इससे क्या बना दिया, न्यू प्लांट बना दिया। तो ये किसके बेस पे हुआ, सारा का सारा वर्क किसके बेस पे रहा, वर्क क्या रहा था, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का रहा था। किसका रहा था, एक्सपेरिमेंट का रहा है। यहाँ पे पूरा पूरा क्या है, आप क्या लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो और उसके द्वारा एक न्यू प्लांट को प्राप्त कर रहे हो। किसके द्वारा, पोलन ग्रेन के द्वारा या ओवरी के द्वारा। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो फ्लावर के अंदर बनती है, और आपने इसमें एक्सपेरिमेंट करते करते एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट किया, या इसमें होने वाली स्ट्रक्चर को आपने क्या, किसके द्वारा यूज करके, प्रैक्टिकल के द्वारा या रिसर्च के द्वारा उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर या एक्सपेरिमेंटल बेस पर आपने अगर अध्ययन का केंद्र रखा है या स्टडी का पॉइंट रखा है, तो इस प्रकार की एम्ब्रियोलॉजी को क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। जिसके दौरान अब मॉडर्न एरा के अंतर्गत क्या है, इन एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे पोलन ग्रेन हो गया, ओवरी का पार्ट हो गया, या कोई और टिश्यू हो गया, उसके द्वारा क्या है, उसमें हार्मोनल चेंज या उसके द्वारा उसकी एक सेल का यूज करते हुए मॉडर्न रूप से उसके न्यू प्लांट बनाए जा रहे हैं। दो किस में बढ़ते हैं, अपने प्लांट टिश्यू कल्चर में। प्लांट टिश्यू कल्चर में इसकी स्टडी की जाती है। जैसे पोलन ग्रेन कल्चर, पोलन ग्रेन कल्चर ये किसका पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है भी। तो इसमें बदलाव आएंगे और इसकी अध्ययन का अंदर किसका होगा, किसका होगा, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का। तो आपने जो ये पार्ट पढ़े हैं, शुरुआत में आपने देखा है शुरुआत में आज आपने शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में देखा था। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है भी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, जिसमें रिप्रोडक्टिव एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होने वाले इवेंट्स, परिघटनाएं और उसके डेवलपमेंट की जब स्टडी की जाए तो वो क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगी। शुरुआत में आपने देखा था कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी में इवेंट्स, जो स्ट्रक्चर, इवेंट्स एंड उसके डेवलपमेंट की स्टडी किस में होगी, एम्ब्रियोलॉजी में होगी। और प्लांट से संबंधित है, एंजियोस्पर्म प्लांट में यूनिट का नाम इसीलिए किसका क्या नाम दिया है, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म नाम दिया है। सेकंड फेज में आपने देखा है कि इसका इंट्रोडक्शन देखा है, जिसमें आपने बात की स्पर्मेटोफाइट्स, वे प्लांट जिसमें क्या है सीड्स का फॉर्मेशन होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोफाइट्स। और इसको दो भागों में डिवाइड किया था, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वे प्लांट्स जिसमें क्या होंगे, जो सीड होंगे उसके ऊपर कोई क्या नहीं पाया जाएगा, कवर नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार के सीड को नेक्ट सीड या नगन बीज बोलते हैं, या इसे नगन बीज भी बोला जाता है हिंदी में। तो ये जिम्नोस्पर्म हो गए। और जैसे सीड जिसके ऊपर क्या है, कवर पाया जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, अपने एंजियोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। और अपने सिलेबस में, इस सिलेबस में एम्ब्रियोलॉजी किससे संबंधित है, एंजियोस्पर्म से संबंधित है। इसके बाद आपने बात की थी एम्ब्रियोफाइटा के बारे में। एम्ब्रियोफाइटा यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट बनने के बाद में क्या है, डेवलपमेंटिंग प्रोसेस के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो वो क्या कहलाएंगे, एम्ब्रियोफाइटा कहलाएंगे। शुरुआत कहाँ से होती है एम्ब्रियोफाइटा की, ब्रायोफाइट्स से क्या हो जाते हैं, एम्ब्रियोफाइट्स प्लांट्स की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद में अपने इसके स्कोप के बारे में देखा था, एम्ब्रियोलॉजी के स्कोप के बारे में, जिसमें पहला कौन सा था, पहला टाइप कौन सा था, डिस्क्रिप्टिव टाइप,
एम्ब्रियोलॉजी या डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, इसमें क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर को आप डिस्क्राइब करते हो उसे डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद में सेकंड कंपैरेटिव, जिसमें आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर आप स्टडी का पॉइंट रखते हो या स्टडी के टाइप्स को रखते हो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, या जिसे अपने टेक्सोनोमिकल कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी बोल सकते हैं। उसके बेस पर आप कंपेयर करके किसी जो प्लांट है उनमें एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कंपेयर करके उसकी स्टडी करते हो तो उसे क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद में आपने एक्सपेरिमेंटल बेस, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी बोला था, एक्सपेरिमेंटल तीसरा पार्ट एक्सपेरिमेंटल। तो अगर किसी एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अगर अपने किसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके डेवलपमेंट के द्वारा ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं या यूज के लिए कोई उसमें कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जो क्या हो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, या ऐसी स्ट्रक्चर जिसको एक्सपेरिमेंटल बेस के आधार पर स्टडी की जाए, वो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी होती है। तो आप लोगों ने ये तीनों टाइप पढ़ लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को जो बीएससी पार्ट जो थर्ड सेमेस्टर लगा है उससे रिलेट करते हैं, उनको सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप अपने इसमें पहले हिस्ट्री देखेंगे, फिर इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस की स्टडी करेंगे। थैंक यू टू ऑल।